नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्शन करते हैं, बड़े पैमाने पे जब उत्पादन किया जाता है, तो क्या बचत होती हैं और क्या उसकी हानियां होती हैं, इन सब के बारे में समझेंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की बचत। जब व्यावसायिक उत्पादन छोटे पैमाने पे किया जाता है और जब उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो एक आकर्षण रहता है उत्पादन को बड़े करने में कि कुछ बचत प्राप्त होती हैं, जिससे कि पर यूनिट कॉस्ट कम होने लगती है। क्योंकि जब भी उत्पादन किया जाता है तो दो तरह की कॉस्ट होती हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी वेरिएबल कॉस्ट। जब उत्पादन का पैमाना बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए हम 1000 यूनिट प्रतिदिन उत्पादन करें और उसके बाद हम बढ़ा करके बड़े पैमाने पे ले जाएं और प्रतिदिन हम अगर 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करें, तो इसका मतलब हुआ कि हम पैमाना बढ़ा रहे हैं अपने उत्पादन का। वी आर इंक्रीजिंग आवर स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो नहीं बढ़ती हैं, जैसे फैक्ट्री का किराया या फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाती हैं। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ती हैं, इसलिए जो टोटल कॉस्ट है, एवरेज टोटल कॉस्ट है, वो हमको कम पड़ती है जब ज़्यादा बड़े लेवल पे उत्पादन किया जाता है। अब ये तो एक फैक्टर रहा, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर उत्पादन करते समय संस्था को बचत होती है। और यही कारण है कि जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम रहती है, जबकि जो छोटे लेवल पे उत्पादन करते हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा रहती है। तो अब इनको विस्तार से समझते हैं और कौन कौन से कारण ये हो सकते हैं। जब फर्म इंक्रीज करती है अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी, तो उस फर्म की जो एफिशिएंसी होती है वो भी इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप होता क्या है कि फर्म इस काम में संभव हो पाती है कि पर यूनिट इनपुट जो होता है उसका, उससे वो ज्यादा आउटपुट निकाल पाती है और इसकी वजह से एवरेज टोटल कॉस्ट कम होने लग जाती हैं। इसी सिचुएशन को कहा जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पैमाने की बचत। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पैमाने की बचत दो तरह की हो सकती है, इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमीज। कुछ आंतरिक कारण होते हैं बचत होने के, कुछ बाहरी कारण होते हैं। इन दोनों को समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि ऐसा किस तरीके से संभव हो पाता है कि बड़े लेवल पे जब उत्पादन करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम आने लगती है। इसमें पहले देखेंगे इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि आंतरिक कौन कौन सी बचतें होती हैं। तो आंतरिक बचत होती हैं ये उस वजह से कि जो इंटरनल एफिशिएंसी या मैनेजमेंट है उसकी वजह से जो बचत होती है उनको इंटरनल इकोनॉमी कहा जाता है। इसमें टेक्निकल इकोनॉमी, टेक्निकल इकोनॉमी का मतलब हो गया सुपीरियर टेक्निक। जब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो संस्था का साइज बढ़ता है और संस्था बड़ी टेक्निक, हाई टेक्निक, सुपीरियर टेक्निक अपना सकती है। जब अच्छी टेक्निक अपनाती है तो हाई क्वालिटी की मशीन और इक्विपमेंट संस्था को मिलते हैं, जिससे कि संस्था कम कॉस्ट में ज्यादा उत्पादन कर पाती है। दूसरा कारण होता है स्पेशलाइजेशन इकोनॉमीज। जब बड़े लेवल पे उत्पादन किया जाता है तो संस्था के लिए यह संभव होता है कि वो डिवीजन ऑफ लेबर कर पाए। जब बहुत छोटे लेवल पे प्रोडक्शन होता है तो देखने में आता है कि एक ही वर्कर कई तरह की एक्टिविटी करता है, लेकिन बड़े लेवल पे जब प्रोडक्शन करते हैं तो हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग व्यक्ति काम करते हैं, जिससे कि हर डिपार्टमेंट और हर व्यक्ति अपने अपने काम में ज्यादा कुशल हो जाता है। जब ज्यादा कुशल हो जाता है तो उसकी बचत भी संस्था को प्राप्त होती है। मैनेजरियल इकोनॉमीज, संस्था का साइज बड़ा होने पर संस्था इस लायक हो जाती है कि वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट कर पाती है, यानी कि हाईली क्वालिफाइड जो मैनेजरियल प्रोफेशनल होते हैं उनको लगा पाती है, जिससे कि संस्था को फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलता है, क्योंकि वो अपने अपने फंक्शन के एक्सपर्ट होते हैं। मार्केटिंग इकोनॉमी, बड़े पैमाने पर संस्था व्यवसाय करती है तो वो बड़े स्केल पे अपनी मार्केटिंग रिसर्च का काम कर पाती है और अपने मार्केटिंग के लिए ढूंढ पाती है कि कौन सी टेक्निक यूज करे और किस एरिया में मार्केटिंग करे, तो इससे मार्केटिंग की बचत भी मिलती है। फाइनेंशियल इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमी मिलती है जब संस्था बड़े पैमाने पे
उत्पादन करती है तो उसको कम पूंजी पर, उसको सॉरी कम इंटरेस्ट पर, कम ब्याज पर उसको पूंजी मिल जाती है, लोन मिल जाता है, तो इसकी भी उसको बचत होती है। रिस्क बियरिंग इकोनॉमी, जब संस्था बड़े पैमाने पर व्यवसाय करती है तो संस्था की कई इकाइयां अलग अलग भी प्रोडक्शन कर रही होती हैं, कई जगह ब्रांचेज हो सकती हैं। एक ब्रांच में अगर कोई लॉस होता है तो दूसरी ब्रांच का जो प्रॉफिट होता है वो उसको कवर कर लेता है, जिससे रिस्क भी बढ़ जाती है। अब है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब कुछ बाहरी बचत होती है, बाहरी कारण होते हैं बचत होने के, बड़े पैमाने पे जब हम उत्पादन करते हैं, जो बाहरी वजह से होते हैं और वो सभी फर्म या सभी इंडस्ट्री को मिलते हैं, उनको एक्सटर्नल इकोनॉमी कहा जाता है। इनका प्रभाव केवल एक संस्था पर नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री पे पड़ता है, सभी फर्मों पे पड़ता है। जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जब बड़े पैमाने पे कहीं पे उत्पादन होने लगता है तो उस क्षेत्र में, उस एरिया में जो इंडस्ट्रियल टाउन बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल टाउन बनाए जाते हैं तो अच्छा ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन नेटवर्क मिल जाता है, तो इससे भी बेनिफिट पहुंचता है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, बड़े पैमाने पे किसी टाइप की जब कोई इंडस्ट्री लगने लगती है तो वहां पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, जिससे कि ट्रेंड लोग हमको मिलने लग जाते हैं। इसके अलावा अलाइड इंडस्ट्रीज, सहयोगी संस्थाएं, जब बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री कहीं पे सेटअप होती है तो उसकी जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं वो आसपास ही स्थापित होने लग जाती हैं, जिससे आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार बनाने का कारखाना मारुति गुड़गांव के पास लगा, तो उसके आसपास क्या हुआ कि कार से रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल था, कोई टायर बनाने वाली फैक्ट्री थी, कोई शीशे का सामान बनाती थी, लेड का सामान, कोई छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट बनाती थी जो यूज होते हैं कार में, कोई सीट कवर बनाने लगी। तो इस तरीके से बहुत सारी जो सहयोगी संस्थाएं हैं, अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, वो वहां पे बनने लगती हैं और इसलिए रॉ मटेरियल संस्था को सस्ता मिल जाता है, कहीं दूर उसके लिए नहीं जाना पड़ता है। अब है डिस इकोनॉमी स्केल, जब एक लेवल होता है जिस लेवल तक हम बड़े पैमाने पर बचत प्राप्त करने लगते हैं, लेकिन अगर उस लेवल से हम क्रॉस कर जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि तब हमको बड़े पैमाने की हानियां भी दिखने लगती हैं। तो बड़े पैमाने की बचत के बाद हमको बड़े पैमाने की हानियां भी दिखने लगेंगी अगर हम उस पॉइंट को पार कर जाएंगे जिस पॉइंट पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट अपना कर चुके हैं, यानी कि मैक्सिमाइजेशन हो चुका था हमारे प्रॉफिट्स का। अगर उससे आगे जाएंगे तो अब हमें हानियां भी हो सकती हैं। ऐसे केस में जो टोटल एवरेज कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की वो इंक्रीज करने लग जाएगी, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरह ही जो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो भी इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। इंटरनल डिसइकोनॉमीज कौन सी होती हैं? इंटरनल डिसइकोनॉमीज में आते हैं मैनेजरियल इनएफिशिएंसी। संस्था का बहुत बड़ा साइज होने पर मैनेजमेंट के लिए हो सकता है मुश्किल हो जाए संस्था को चलाना या संभालना, तो इसकी वजह से इनएफिशिएंसी भी देखने लगती है। इसके अलावा लेबर इनएफिशिएंसी, बड़े पैमाने पे जब संस्था काम करती है, बहुत सारे लोग वहां पे जॉब करते हैं, सभी का बहुत अच्छी तरीके से देखभाल नहीं हो पाता है तो लेबर एब्सेंटीज्म का खतरा होने लगता है, लेथर्जी होने लगती है लोगों में काम करने में, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस होने लगती है, बहुत सारे लोग काम छोड़ के चले जाते हैं, नए आ जाते हैं। तो इस तरीके से यह सब कॉमन होने लगता है और संस्था को ये इनएफिशिएंसी की वजह से नुकसान होता है। अब है एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ये तो इंटरनल थे, अब एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज के कारण क्या हो सकते हैं? प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, हो सकता है रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएं, रॉ मटेरियल महंगा हो जाए। इसके अलावा डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर की डिमांड बढ़ने लगती है, जब इंडस्ट्री बड़े लेवल पे बनती है, टेक्नोलॉजी हाई फाई हो जाती है तो स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। वेस्ट डिस्पोजल, बड़े पैमाने पे संस्था प्रोडक्शन करती है तो वेस्ट भी बड़े पैमाने पे जनरेट होता है, उसको रिसाइकिल करना एक बड़ा काम हो जाता है, पेचीदा काम हो जाता है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, बड़ी संस्था जब बन जाती है तो एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन पे भी ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। नेक्स्ट है रियल एंड पैक्यूनरी इकोनॉमीज टू स्केल। अब रियल इकोनॉमीज टू स्केल ऐसी इकोनॉमीज को कहा जाता है जो इन कारणों से मिलती हैं, टेक्निकल कारण से, मैनेजरियल कारण से या इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट की वजह से जो बचत प्राप्त होती है संस्था को, वो रियल इकोनॉमीज कही जाती हैं। और पैक्यूनरी इकोनॉमीज जो होती हैं वो होती हैं कि कोई टेक्निक में सुधार नहीं हो, कोई मैनेजरियल एफिशिएंसी नहीं बढ़े, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट भी ना मिले, बल्कि या तो इनपुट्स का जो प्राइस है वो कम हो जाए, यानी कि उत्पादन के साधनों की कीमत कम हो जाए और उसकी वजह से अगर हमें कोई बेनिफिट मिल जाता है तो वो पैक्यूनरी बेनिफिट है, वो कॉमर्शियल बेनिफिट है, वो पैसे की वजह से हुआ है। और फैक्टर प्राइसेस यानी कि उत्पादन के साधन, जैसे लेबर की, मान लीजिए लेबर के जो रेट है वो कम होने लग जाए, किसी कारण से मंदी आ जाए, तो ये कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं ऐसे केस में। ऐसे ही जैसे रियल पैक्यूनरी इकोनॉमीज होती हैं वैसे ही इनकी भी डिस इकोनॉमीज भी हो सकती हैं, वो इनके विपरीत हो जाती हैं। रियल डिस इकोनॉमी तब मिलेगी जब टेक्निकल, मैनेजरियल या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम होने लग जाए,
और पैक्यूनरी डिसइकोनॉमी तब मिलती हैं जब हमको इनपुट के या फैक्टर प्राइजेस के रेट काफ़ी ज़्यादा देने पड़ जाएँ, महंगे देने पड़ जाएँ, तो ऐसे केस में कीमतें अनावश्यक रूप से बढ़ भी सकती हैं और ये पैमाने की हानियाँ कहलाती हैं। तो इसमें हमने समझा पैमाने की बचत, पैमाने की हानियाँ, पैमाने की बचत के कारण कौन-कौन से हो सकते हैं, पैमाने की हानियों के कारण कौन-कौन से हो सकते हैं। थैंक यू।